भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। घड़ी में शाम के 7 बजने को और ये वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे सत्ता के लिए निकले रथ की। खबर नंबर 2 होगी फिर निकला इस्तीफे का चिन्ह, कैसे निकला है ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 3 होगी बन गई बात। खबर नंबर 4 होगी इंसाफ दिलाने वाले मांगे इंसाफ। खबर नंबर 5 दिखाएंगे हेरिटेज पार्षदों के घमासान की। खबर नंबर 6 होगी मौत के स्पीच की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर 50 साल बाद फिर से 7 फेरों पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आखिरकार 3 दौर की वार्ता के बाद सरकार और गुर्जरों के बीच बात बन गई है। मंत्री अशोक चांदना ने बताया है कि सरकार ने आरक्षण संघर्ष समिति की ज्यादातर मांगे मान ली है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने हर भर्ती में बैकलॉग देने की मांग मान ली है। साथ ही रीट के करीब 1500 पदों के मामले में एक कमेटी भी बनाई गई है जो 1 महीने में अंतिम रिपोर्ट देगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला ने सभी मांगे मानने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया है और खास तौर पर हर भर्ती में बैकलॉग की बात मानने पर आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सभी मांगे मान ली गई हैं, अब वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, वे भी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। इस मौके पर विजय बैंसला ने एमबीसी समाज से अपील भी की है कि दूसरे के झंडे उठाने की बजाय अपनी शिक्षा पर जोर दें। बेसिक नंबर्स जो थे वो जनरल ओबीसी के बराबर एमबीसी के रखे गए थे। वहां एससी और एसटी को विशेष शिथिलता दी गई है पूर्व में। उसी विशेष शिथिलता को एमबीसी वर्ग को भी दिया जाएगा और भविष्य में ये भर्तियां उस शिथिलता के अनुसार पूरी भरेंगी। इस प्रकार की भी आज चर्चा हो गई है और इस नियम को भी भविष्य की सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और अशोक जी को, जिन्होंने खूब मशक्कत करके और पूरी टीम को, अवाना जी, यादव जी और कल्ला साहब को और सबको, पूरी ब्यूरोक्रेसी को। झगड़े काफी हुए, झगड़े होते हैं तभी तो कुछ रिजल्ट निकलता है, नहीं तो अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बैकलॉग इंप्लीमेंट हो रहा है एमबीसी कम्युनिटी के लिए, क्लास के लिए। ये राजस्थान में आने वाले एमबीसी समाज की आने वाली नस्लों के लिए और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं इतना जानता हूं। कर्नल साहब का सपना था कि बैकलॉग हमारे राजस्थान में एमबीसी के लिए इंप्लीमेंट हो। जैसे एससी और एसटी बैकलॉग का बेनिफिट लेते हैं, वैसे एमबीसी समाज भी बेनिफिट ले। और अब बात सत्ता के लिए निकले रथ की। जी हां, गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की योजना पर काम कर रही है। जयपुर के दशहरा मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में इस यात्रा का आगाज हुआ। मंच से बीजेपी ने न सिर्फ अपनी एकता के संदेश दिए बल्कि 2023 के लिए अपनी आक्रामक रणनीति भी साफ कर दी। एक रिपोर्ट। जन आक्रोश यात्रा के बहाने शंखनाद। लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। सरकार के 4 साल, बीजेपी के सवाल। स्वास्थ्य योजना, उसको चिरंजीवी योजना बना दिया। क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाली जन आक्रोश यात्रा के आगाज के मौके पर बीजेपी का रुख बता रहा है कि पार्टी 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी कांग्रेस सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर कर अपने लिए सत्ता वापसी के सपने संजो रही है। अरे वादा निभाना तो
छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सरकार है ना उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी ने सभी 200 विधानसभाओं तक अपनी जन आक्रोश यात्रा के जरिए पहुंचने की योजना तैयार की है। इस दौरान पार्टी 75,000 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। आज जन आक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे। 2023 में सत्ता वापसी की योजना में बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगाकर जनता के बीच अपने लिए जगह बनाना चाहती है और जन आक्रोश यात्रा के मंच पर इसकी झलक साफ दिखाई दी। योजनाओं को लागू करने में 1 नंबर का प्रदेश हुआ करता था। जो राजस्थान प्रगति के हर एक पैमाने पर, प्रगति के हर एक आकलन के बिंदु पर राजस्थान दुनिया देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान पिछड़ते 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 आज देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। आज बेरोजगारी राजस्थान में अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में नंबर 1 है। महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 है। राजस्थान के इस जयपुर में एक महिला बकरी चराने जाती है तो उसके पैर में कड़ा होता है, उसका पैर काट लिया जाता है। इसी राजस्थान के राजधानी में आपको बता दें कि बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए न सिर्फ जनता के बीच अपनी पहुंच बनाना चाहती है, बल्कि जनता के सुझावों और शिकायतों को पार्टी जन घोषणा पत्र में शामिल करने का दावा भी कर रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो जहां बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को फ्लॉप शो करार देकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, महंगाई बढ़कर जनता का सुख छीनने वाली बीजेपी को राजस्थान में करारा जवाब मिलेगा। सुनिए। कहाँ है बीजेपी? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उपनेता, सारे एमएलए राजस्थान के, सारे एमपी मिलकर 150 लोग नहीं जुटा पाए बीजेपी के लोग। इससे पता चलता है ये वही बीजेपी है राजस्थान में जिसकी वल्लभ नगर में हमने जमानत जब्त कराई थी। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, देश में भूख और गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीनने वाली, मुरमुरे, मखाने, दही और छाछ पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी, कपड़े, कचरे, जूते पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी। बीजेपी ने आटा छीन लिया टैक्स लगाकर कि तुम भूखो मरो, कपड़े छीन लिए टैक्स लगाकर के कपड़े मत पहनो। एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ में प्रवेश करेगी, वहीं राजस्थान बीजेपी ने 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में एक साथ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने तैयार किया भारत जोड़ो यात्रा का जवाब। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस से मांगेगी हिसाब। कौन जाएगा किसके संग? किसके सिर सजेगा ताज?
1 दिसंबर से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी जयपुर से 51 रथों को रवाना किया। राहुल गांधी की यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ से प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है और वो इसमें सफल होती नजर भी आ रही है। तभी जन आक्रोश यात्रा की लॉन्चिंग पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। तमाम कयासों को झुठलाते हुए बुधवार को राजे भी जयपुर पहुंच गई। बीजेपी के रथ पर राजे के पोस्टर भी लगे हैं। जन आक्रोश यात्रा में राजे की अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि वो पहले भी 2 बार प्रदेश में रथ यात्रा निकालकर सत्ता हासिल कर चुकी है। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का खुद जयपुर पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी 1 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही है। पार्टी इस रथ यात्रा को निकालकर कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों को भुनाना चाहती है। बीजेपी ने जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसमें अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार बताया गया है। यानी अगले 3 सप्ताह तक ये तराने जब गांव गली मोहल्लों में गूंजेंगे तो बीजेपी आम जनता को साथ लेकर ये एहसास कराने की कोशिश करेगी कि सच्चे मायने में वो ही सत्ता की हकदार है। लिहाजा आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान लगाएगी और उसके कार्यकर्ता पार्टी को फिर से सत्ता में हासिल करने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के लिए 4 सीनियर नेताओं के नेतृत्व में एक जन आक्रोश समिति भी गठित कर दी है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और सांसद दिया कुमारी शामिल है। ये रथ यात्राएं सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 10 दिनों तक निकाली जाएगी। इस दौरान बीजेपी अपने सभी 1100 मंडलों और 52,000 मतदान बूथों को कवर करेगी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अगले 3 सप्ताह तक जनता के बीच में गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बेचारा एक बड़ी खबर का जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर फायरिंग हुई है, युवक को गोली मारी गई है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। महेंद्र मीना नाम के युवक को गोली मारी गई है। गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर की ये घटना आपको बता रहे हैं। थड़ी पर महेंद्र चाय पी रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर गोलियां चला दी। थार जीप में ये बदमाश आए थे जिन्होंने महेंद्र पर फायरिंग की है। गोली लगने से महेंद्र गंभीर रूप से घायल है। डीसीपी इस्ट भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायरिंग में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या हुआ था वहां पर और कैसी स्थिति है अभी घायल की? देखिए, राजधानी जयपुर में फिर से अपराध का जो है मामला सामने आया। लगातार एक के बाद एक अपराध की घटना सामने आती है, जिसमें प्रताप नगर इलाके में आज देर शाम को अज्ञात बदमाश जो कि थार सवार जीप में थे, 3-4 बदमाश प्रताप नगर इलाके में पहुंचते हैं। वहां गोदावरी अपार्टमेंट के बाद सरेराह चाय की थड़ी पर चाय पी रहे महेंद्र मीणा नाम के शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सबसे पहले बदमाशों ने महेंद्र मीणा की गाड़ी और उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद में टक्कर मारने के बाद में महेंद्र मीणा पर गोली लगी, जिसमें महेंद्र मीणा का गंभीर घायल है और उसकी जो हालत है काफी नाजुक है। एक निजी हॉस्पिटल में महेंद्र मीणा को पहुंचाया गया है और बताया जाता है कि हालत जो है काफी क्रिटिकल है और बचने की आशंका काफी कम है। लेकिन वही सूचना मिलने के ऊपर जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई गई है और डीसीपी ईस्ट राजीव पचार मौके पर पहुंचे और अब तक की जानकारी में सामने आया कि महेंद्र मीणा के खिलाफ भी पहले मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे में पुलिस को आशंका है कि गैंगवार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है विष्णु, गैंगवार की आशंका है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन क्योंकि खबर ये भी मिल रही है डीसीपी मौके पर पहुंच चुके हैं, आसपास सीसीटीवी कैमरेज भी होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाय की थड़ी पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, प्रतापनगर इलाके में गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर में ये वारदात हुई है और शाम करीब 6:30 बजे के आसपास जबकि महेंद्र मीणा नाम का लड़का गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर एक चाय की थड़ी पर गया था अपने साथियों के साथ में, वहां पर वो चाय पी रहा था। तभी बदमाश अचानक से वहां पर पहुंचे थार सवार जीप में और बदमाशों ने ये भी एक घटना जानकारी सामने दी कि बदमाश वारदात के बाद में किसी दूसरी गाड़ी से वहां पर फायरिंग करने के बाद फरार हुए। तो पुलिस चूंकि मौके पर मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चूंकि महेंद्र मीणा के खिलाफ खुद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना पहले बताया जा रहा है, ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को किसी गैंगवार से जोड़ करके या आपसी रंजिश में जोड़कर देख रही है। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन जिस तरीके से सरेराह फायरिंग की गई है, कुछ बदमाश आते हैं, युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, इलाके में लोग डरे होंगे, क्या कुछ कहना है उनका? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं अब।
देखिए प्रिंस, जयपुर शहर में अब इस तरह की वारदात तो नहीं है। आए दिन जयपुर शहर में फायरिंग, लूटपाट, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों में ये मर्डर, अपहरण की घटनाएं भी बढ़ी है यहाँ पर। तो ऐसे में जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मामला जो है काफी पुलिस के लिए चुनौती हो रहा है। और अब पुलिस के लिए प्रयास यही होगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए और अपराधी जो है, जो कि वारदात के बाद फरार हो चुके हैं, उनके लिए नाकाबंदी करवाई जा रही है, वही जल्द से जल्द गिरफ्त में। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को नामजद कर लिया गया है, क्योंकि इसीलिए माना जा रहा है कि आपसी गैंगवार यानी आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और महेंद्र मीणा काफी हालत नाजुक है और उसका जान को काफी खतरा बताया जा रहा है। जी, घर वालों से बात हो पाई विष्णु? किसी का नाम लिया उन लोगों ने, किसी से रंजिश रही हो? देखिए, घर वालों को पुलिस ने सूचना दी है, चूंकि अभी प्रतापनगर थाना कुछ देर पहले की घटना है। तो प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची है, परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन सबसे पहले जरूरत है युवक की जान को बचाना, जो कि अभी काफी स्थिति खराब है। हो सकता है। ठीक है विष्णु, तो एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। विष्णु, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है। हरिपुरा चौराहे पर गुंडों का तांडव देखने को मिला है। दुकान के बाहर बैठे लोगों पर हमला कर दिया गया। आसपास की दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। हमले की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुंडों के हमले में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 10 गाड़ियों में ये 40 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश आए और इन गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि जो बदमाश हैं वो आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? आखिर इनमें पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं रह गया है? ये तस्वीरें देखकर सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही उठता है। 40 हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस आखिर वहां पर क्यों नहीं पहुंचती है? तो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके जरिए ये तस्वीरें कैद की गई और सबसे पहले ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राहुल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, एक बार फिर से बड़ा सवाल, कहां थी पुलिस? जी प्रियंका, बिल्कुल सवाल सही उठते हैं कि पुलिस कहाँ पे थी। हरिपुरा चौराहे का हादसा है। भीलवाड़ा जिले के हरिपुरा चौराहे का बदमाशों ने दुकान के बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन पे हमला कर दिया और आसपास की दुकानों को भी तोड़ने फोड़ने लगे। वहाँ पे देखते देखते लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इस भीड़ ने कोशिश भी की कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को रोका जाए, पर घटनाक्रम नहीं रुका। इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनका अभी चिकित्सालय में इलाज जारी है। कल देर रात की घटना है और सबसे बड़ा देखना जाए कि कल देर रात से और आज तक पुलिस का कोई एक्शन सामने नहीं आया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूछताछ भी कर रही है लोगों से। और जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, पुलिस का डर कहीं ना कहीं, मंडल पुलिस का डर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुलिस का डर होता, गश्त होती पुलिस की गश्त होती, प्रॉपर पुलिस का डर होता, तो कहीं ना कहीं इनमें इतनी हिम्मत ना होती कि इस प्रकार का घटनाक्रम करते। बिल्कुल। और राहुल, क्योंकि 40 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश जाते हैं, बड़े आराम से तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, कौन थे ये लोग? कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी, सबसे बड़ी बात ये देखी जाएगी, वो अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए जो उनका जो पुलिस का जो एक विश्वास होता है लोगों में, वो खत्म करना चाह रहे हैं, अपना खौफ कायम करना चाह रहे हैं। पिछले 10 गाड़ियों में 40 से ज्यादा हथियार लोग ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चेकिंग होती है गाड़ियों की, वो 10 गाड़ियों को किसी ने भी नहीं रोका, कोई नाका नहीं लगा हुआ था, कोई ऐसी प्रकार की कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। गाड़ियों को देखा जाए क्या गश्त नहीं हो रही थी। बहुत सवाल उठते हैं पुलिस की जो नाकामी सामने आ रही है हादसे के बाद। देखा जाए तो पुलिस पे सवाल भी उठते हैं, उतने ही बदमाशों के जो हौसले हैं कहीं ना कहीं बुलंद होते जा रहे हैं दिन रात। राहुल, क्या ये किसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं? क्योंकि 40 बदमाश जाते हैं, इस तरीके से मारपीट करते हैं, ये तो दिख रहा है कि इनमें खौफ नहीं है। अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी सामने आई नहीं है, पर पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई है। और देखा जाए तो बीच सड़क की घटना है। सबसे बड़ी बात है जो आसपास के व्यापारी वर्ग थे, जो बाजार था, वो कहीं ना कहीं अब सहम चुका है पूरी तरह। बिल्कुल राहुल, सरेरात दिन दहाड़े इस तरीके से जब मारपीट की जाती है तो लोग तो डर ही जाएंगे, लेकिन कुछ लोग घायल भी हुए। राहुल, क्या स्थिति है उनकी, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी, जो घायल हुए हैं उनका उपचार जारी है, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें आई थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो पीड़ित है उसमें मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मौत की स्पीड से भागती कार।
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर के हिंदू मलकोट में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया है। इसमें देश भर से आए दर्जनों कलाकारों के द्वारा रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम में 4 राज्यों के लगभग 77 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों की वाहवाही बटोरी। इस दौरान राजस्थान के कलाकारों ने मांगणिया, गायन और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जबकि गुजरात के कलाकारों ने राठवा आदिवासी नृत्य पेश किया। हरियाणा के कलाकारों ने घूम और फाग की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा, जबकि पंजाब के कलाकारों ने गिद्दा और भांगड़ा की शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित जनों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान में मौत की स्पीड से भागती कारें लोगों की जान की दुश्मन बन रही हैं। लगातार शहरी इलाकों में ओवर स्पीड कारों से हो रहे एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। राजसमंद से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ करीब 120 की स्पीड से दौड़ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारी है। गनीमत ये रही कि टक्कर लगने वाली कार में बैठी मासूम की जान बाल बाल बच गई। ये घटना 20 दिन पहले की है, लेकिन इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। ये घटना राजसमंद के खमनौर थाना क्षेत्र के खेड़ा की भागल की है। यहाँ के भैरूलाल नाम का शख्स अपनी दोहती के साथ दुकान के बाहर बैठे थे, तभी एक बेकाबू स्पीड से आई स्विफ्ट कार उनकी ऑल्टो पर चढ़ गई। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू में तापमान माइनस में पहुंचना शुरू हो चुका है। तापमान माइनस में होने से मैदानी इलाकों और गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई देखने को मिल रही है। माउंट आबू में कुमारवाड़ा, गुरु शिखर, पोलो ग्राउंड, सनसेट पॉइंट, नक्की झील, ट्रैवल टंकेस बर्फ की चादर देखने को मिल रही है और पर्यटक इस सीजन की पहली बर्फ से खुश भी नजर होते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू में बुधवार देर रात तापमान -1 डिग्री पहुंचने के साथ ही मैदानी और कुमारवाड़ा, गुरु शिखर गाड़ियों की पार्किंग की गाड़ियों पर की छतों पर बर्फ जमी हुई देखने को मिली। पर्यटक जमकर दिसंबर की सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए यहां आ रहे हैं। वहीं सर्दी आते ही गुजराती पर्यटकों का जमघट माउंट आबू की नक्की झील पर चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दिया। वहीं माउंट आबू की परिक्रमा करने आने वाले आदिवासी भी इस सर्दी बाखर देवता को पूजन के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सर्दी में बाखर देवता की विशेष पूजा अर्चना माउंट आबू की वादियों में की जाती है, जिसको लेकर कहीं आदिवासी परिवार अपने पूरे परिवार जनों के साथ माउंट आबू में आ रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलते अक्सर कई बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए आपके घर में भी ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 सितंबर को कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। स्पीकर का फैसला लेने में देरी के खिलाफ उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट ने PIL दाखिल कर कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन सवाल है कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर को इस मामले में कोई निर्देश दे सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इन सारी बातों से व्यथित होकर आज मैंने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में डाली है। यक्स पर्सन ये भी है कि अगर 91 सदस्यों का त्यागपत्र है तो क्या ये सरकार बहुमत में है। इस्तीफा पॉलिटिक्स पर सियासत हाई। एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में सभी मान्य सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। आज राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, मंत्रियों विधायकों का इस्तीफा कितना जायज। स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों ने एक साइक्लोस्टाइल्स कागज पर हस्ताक्षर करके इस्तीफा दिया है, तो इसलिए ये रेजिग्नेशन विद इन हिज ऑन हैंड राइटिंग नहीं है और उसका अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा नहीं है। दूसरी चीज, ये मास रेजिग्नेशन है। 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफा पॉलिटिक्स का अंत चाहे जो भी हो, लेकिन इसने राजस्थान की सियासत में एक नया अध्याय जरूर शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है और सवाल उठा रही है इस्तीफे के 2 महीना बीतने के बाद भी इस पर फैसला नहीं होने को लेकर। लेकिन बीजेपी की इस कवायद को कांग्रेस राजनीति के अलावा कुछ और नहीं मानती।
मैं इस PIL के अंदर स्वयं इसकी पैरवी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा न्याय का दरवाजा खटखटाकर कि इस मामले के अंदर माननीय अध्यक्ष को निर्देश करें कि जो त्याग पत्र उनके पास लंबित है उन त्याग पत्र को वो स्वीकार करें, और अगर स्वीकार नहीं करें तो उन कारणों को स्पष्ट करें जिनके कारण से वो त्याग पत्र स्वीकार नहीं कर रहे। इनका और कोई प्रकार से तो क्या है कि जनता के शानदार काम हो रहे हैं। 4 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शानदार योजनाएं बना के दी हैं, युवा कांग्रेस के साथ में हैं, बुजुर्ग कांग्रेस के साथ में हैं, तो इस नाते इनको और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2023 में भी इनकी बहुत बुरी तरह से 18 से भी बुरी धुलाई इनकी 2023 में होने वाली है। इस्तीफे पर सियासत के चाहे जो भी तर्क हो, लेकिन अगर बात कानून की करें तो बीजेपी के दावे में कोई खास दम नहीं दिखता। मास रेजिग्नेशन है जो सामान्यतः ये माना जा सकता है कि ये वॉलंटरी नहीं है, स्वेच्छा से दिया हुआ नहीं है, बल्कि दबाव में या किसी अन्य प्रभाव में दिया हुआ है। साथ ही 1965 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट किया था कि इस्तीफा देते ही इस्तीफा प्रभावशाली नहीं होता, इस्तीफा तब प्रभाव में आता है जबकि स्पीकर उसको मंजूर कर लेता है, और स्पीकर कितने समय में मंजूर करे इसकी कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की है। कानूनविद मानते हैं कि विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष फैसला लेने को स्वतंत्र है, तो ऐसे में सवाल है कि बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये याचिका उस दिन दाखिल की गई जिस दिन बीजेपी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। या तो इसे कांग्रेस पर बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत माना जा सकता है, या इसका संबंध बीजेपी की अंदरूनी खींचतान से हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।